हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से लास्ट 15 ईयर के अंदर जो है वो नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो हमारे नोट्स है वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है, यानी जो NCERT में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ चलेंगे। और जहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइटेड किए होंगे रेड कलर के अंदर, वही टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि बहुत बार ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार जो है वो नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर इससे पहले वाले हमने सभी चैप्टर जो है वो कवर करवा चुके हैं, क्लास 11th वाले भी और क्लास 12th वाले भी। अगर आपको NCERT करनी है वन शॉट, यानी NCERT की लाइन बाय लाइन देखनी है, तो वो भी हम करवा चुके हैं सभी चैप्टर क्लास 11th और 12th के। वो भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने सभी NCERT वन शॉट कंप्लीट करवा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नोट्स है जो हमारे अलग से बनाए हुए ये वाले NCERT बेस्ड वाले, यहाँ पर तो कुछ कॉमन डेफिनेशन है, जैसे एलील क्या होता है, एनिलिन क्या होता है, सेंटीमॉर्गन का इजमाटा, क्रोमोसोम, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह, ये क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बट हम यहाँ पर वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मेन हमारी NCERT स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर देखिए हमें ये पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको DNA बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर जो है वो जेनेटिक मेटेरियल स्टोर होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो सारी यहाँ पर स्टोर होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए DNA एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि RNA जो होता है वो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन सब वायरस। ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है वो बिहेव करता है RNA, बट मोस्टली जो है वो मैसेंजर की तरह फंक्शन करता है। RNA के कुछ और भी रोल है, जैसे अडेप्टर, स्ट्रक्चरल और सम केसेज में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है। कौन? आपका RNA, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? अभी तक देखोगे आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो वो देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो DNA या फिर RNA होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? वो होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये हमने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था और मैंने आपको बताया भी था। तो बायोमोलिक्यूल इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 11th बायोलॉजी वाला चैप्टर है। अब देखिए जो RNA का न्यूक्लियोटाइड होगा वहाँ पे तीन चीजें होगी, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और हमारा फॉस्फेट। यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होगी वो राइबोज वाली होगी। DNA की बात करें तो यहाँ पर भी वो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होगा, बट यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सी राइबोज होगी। और एक नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस होगा, यहाँ पर यूरेसिल होगा और यहाँ पर थाइमिन होगा, ये मेन डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे हम DNA की बात करें, DNA जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख रहे हैं, तो हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तीन चीजें होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन का शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2000 में, इसके अलावा 2008 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब हमें अच्छे से करना होगा। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है उससे भी DNA भी बनता है और RNA भी बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक आपका नाइट्रोजन बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो नाइट्रोजन बेस होते हैं टू टाइप के, एक प्यूराइन होता है, एक पायरिमिडिन होता है। प्यूराइन में आते हैं आपके एडिनाइन और जुएनाइन, पायरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्यूराइन जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, DNA और RNA। मतलब प्यूराइन वाले जो एडिनाइन और जुनाइन है वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो DNA है चाहे वो RNA है। बट अगर हम पायरिमिडिन की बात करें तो साइटोसिन तो दोनों में होगा, DNA और RNA में, बट जो आपका थाइमिन है वो केवल और केवल DNA में प्रेजेंट होगा, और यूरेसिल जो है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होगा? RNA में प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन बेस है वो चार ही रहेंगे, चाहे DNA की बात कर लो चाहे RNA की बात कर लो। ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। अब देखिए पेंटोज शुगर में बात करें तो राइबोज होता है RNA के अंदर, डीऑक्सीराइबोज होता है DNA के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है 2013 में और 2020 में। यहाँ पर देखिए ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ऑफ वन पेंटोज शुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये आपको 5 कार्बन शुगर देख रहे होगी, इसमें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये यहाँ पर 5th कार्बन हो गया। अब फर्स्ट कार्बन के साथ में आपका अटैच होता है क्या? नाइट्रोजन बेस। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड होता है, जिसके द्वारा न्यूक्लियोसाइड बनता है।
इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच ना माने, अगर हम इसको हटा दें, केवल कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और इन न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट और अटैच कर दे, अगर फॉस्फेट को अटैच कर दे तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज भी बताई गई है। न्यूक्लियोसाइड के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, जुएनोसाइन, डीऑक्सी जुएनोसाइन, साइटिडाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन यूरिडिन और या फिर डीऑक्सी थाइमिडिन। अब ये कैसे दिए हैं इसको ऐसे समझिए। न्यूक्लियोसाइड है मतलब यहाँ पे पेंटोस शुगर प्लस में केवल और केवल नाइट्रोजन बेस अटैच है। अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पर एडिनाइन अटैच है तो वो एडिनोसाइन हो जाएगा आरएनए के लिए, और डीएनए के लिए वो हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्योंकि ये डीऑक्सी क्या है, पेंटोस शुगर है, किसके लिए, डीएनए के लिए, और ऑक्सी यहाँ पर केवल और केवल आरएनए के लिए, इस टाइप से। तो इन्होंने इसीलिए बोला है। 2013 और 2020 में क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द फिफ्थ OH ग्रुप, यानी जो 5 कार्बन है, जो पेंटोस शुगर का 5 कार्बन है, उसके बाद जो OH को हटाकर अगर हम फॉस्फेट को अटैच कर देंगे और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलेंगे। देखिए अगर जो हमारे पास में पेंटोस शुगर थी उसके साथ में नाइट्रोजन बेस को अटैच कर रहे थे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बट अगर हम यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट को अटैच कर रहे हैं 5th कार्बन पे तो वो बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बन जाएगी, मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ में अटैच कर दिया अगर फॉस्फेट तो वो बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर ये बनता है। दो न्यूक्लियोटाइड जो लिंक करेंगे 3rd and 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे AIPMT 2010 में आ चुका है। मतलब होगा क्या, देखिए अगर एक न्यूक्लियोटाइड है उससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करें, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3rd वाला कार्बन वाला हो गया, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 वाले कार्बन पे तो हमारा C लगा हुआ है मतलब सिस्टोसिन, ये 2nd, ये 3rd पे OH ग्रुप है, 4th कार्बन हो गया, 5th कार्बन हो गया, 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट अटैच है, तो ये 5th कार्बन हो गया, इस वाले का ये 3rd हो गया, तो ये 3rd और 5th के बीच में जो है अटैच है यहाँ पर 2 बार में, इसीलिए यहाँ पे इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला गया है। मतलब फॉस्फेट के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इसलिए कितने अटैच हो गए, 2 हो गए, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना दिया गया है। और एस्टर बॉन्ड कब होता है, जब OH को रिमूव करके उसकी जगह कुछ और अटैच किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर इसको ऑयस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने सब कुछ बताया है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, देखिए जहाँ पे 5th कार्बन है, ये देखो फॉस्फेट वाला 5th कार्बन है, यहाँ पे 5th कार्बन इसके साथ में फॉस्फेट अटैच है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है, मतलब यहाँ पर अब 3rd कार्बन और अटैच नहीं है, तो इसको बोलते हैं 5th एंड, इसको क्या बोलेंगे, 5th एंड बोलेंगे। ये वाला हो गया 3rd एंड जहाँ पर OH है, इसके पीछे यहाँ पर ये जो फॉस्फेट अटैच नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका 3rd एंड हो जाएगा। तो एक हो गया 3rd एंड, एक हो गया आपका 5th एंड। अब ये 3rd एंड खाली रहेगा और इधर 5th एंड खाली रहेगा, इसके बीच में आपके और भी न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं, जैसे ये 1st हो गया तो ये 2nd हो गया, 3rd हो गया, तो टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड अटैच है, इस टाइप से। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मेंस्टर। एंड कब इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था, 1869 के अंदर, और उन्होंने जो है उसको नाम दिया था न्यूक्लियन। यानी जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किसने आइडेंटिफाई किया था, फ्रेडरिच मेंस्टर ने आइडेंटिफाई किया था, और इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, न्यूक्लियन नाम दिया था। उसके अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किन्होंने बताया था, 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के यूज करके हुए। अब ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था वो प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्कन और रजलैंड फ्रैंकलिन ने। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक डाटा बनाया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का, उसका यूज किया किन्होंने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, और उन्होंने जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसका, डीएनए का। और यहाँ पर मेन जो चीज़ रखी गई वो बेस पेयरिंग रखी गई। अब ये बेस पेयर क्या होता है, बेस पेयर होता है यहाँ पर जब दो नाइट्रोजन, दो न्यूक्लियोटाइड जो अटैच हो जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये अटैच हो गया, तो ये दोनों आपके अटैच हो गई, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर। इसको क्या बोलेंगे, बेस पेयर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइन वाला, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है थाइमिन वाला, क्योंकि बाकी तो ये आपकी सेम ही रहेगी, पेंटोस शुगर और वो सब कुछ, फॉस्फेट वगैरह, तो ये ही मेन चीज चेंज होती है। तो ये हमारा दो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस दो अगर न्यूक्लियोटाइड अटैच होके क्या बना लेते हैं, बेस पेयर, तो इसी पे बेस्ड होती है कि बेस पेयरिंग किस टाइप से हो रही है। अब ये चीज़ जो इन्होंने यूज किया है बेस पेयरिंग वाला, ये पहले भी एक साइंटिस्ट ने बता दिया था, एरविन चारगाफ ने, और उसी के अकॉर्डिंग चारगाफ रूल लगता है। जैसे क्वेश्चन आ चुका है 2002 में, 2004 में, 2015 में और नीट 2021 में।
इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी टाइप से। अब देखिए ये एरविन चारगाफ क्या है और क्या कुछ है। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ये जो बेस पेयरिंग वाला है हॉलमार्क इन्होंने यूज किया था कि बेस पेयर करके इस टाइप से डबल हेलिक्स मॉडल बनता है। तो ये बेस पेयर वाला पहले ही बता दिया था कि इन्होंने एरविन चारगाफ ने ऑब्जर्व किया था दैट ओनली अ डबल स्ट्रैंड डीएनए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो चारगाफ रूल लगेगा वो केवल और केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए में ही लगेगा। द रेशियो बिटवीन एडेनाइन थाइमिन एंड गुआनिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। अब ये ज़्यादातर परसेंटेज में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप जो एडिसाइन को लिए दिए हो उसी में थाइमिन को इक्वल कर देना और जो जाइमिन गुआनिन दिया हुआ उसको साइटोसिन के इक्वल कर देना और इक्वल टू 100% कर देना। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल निकाल लेना। इस टाइप से न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था उसके कुछ फीचर थे और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे 2006 में आ चुका है, 2008 में आ चुका है और नीट 2020 के अंदर भी आ चुका है। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी जो हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट। तो ये तो आपको ही पता है कि वहां पर क्या आएगा, आपका सुगर आएगा पेंटोज सुगर, और इसके अलावा जो फॉस्फेट वाला है वो किसके अंदर आएगा, बैकबोन के अंदर। जबकि जो नाइट्रोजन बेस है वो कहां पर आएगा, इनसाइड में आएगा, और नाइट्रोजन बेस से नाइट्रोजन बेस आपका पता है आपको अटैच होगा। इस टाइप से इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर जब दो अटैच हो रहेंगे तो यहाँ पे एंटी पैरेलल पोलैरिटी चलेगी। इसका मतलब है अगर एक चेन जो 3 to 5 जा रही है, मतलब ये 3 एंड हो गया, ये 5 एंड हो गया, अगर वो इस तरफ से चल रही है तो दूसरी वाली उसकी ऑपोजिट चलेगी, मतलब ये 3 to 5 ऐसे चलेगी और यहाँ पर बीच में इस टाइप से बेस पेयर बनेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे बोला द बेस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब एक बेस इधर होगा अगर नाइट्रोजन बेस और दूसरा नाइट्रोजन बेस इधर होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब किस किस के बीच में कितनी कितनी होती है, देखिए एडिनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन, यानी जो एडिनाइन है वो थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। गुआनिन इज बॉन्डेड विद सिस्टोसिन विद द 3, जबकि जी और सी के बीच में टोटल कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये आपको एज इट इज याद रखना होगा, मतलब ए टी के बीच में 2 होंगे और जी सी के बीच में 3 होंगे। ऑलवेज ए प्यूराइन कम ऑपोजिट टू पायरिमिडिन, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्यूराइन जो है वो पायरिमिडिन के ऑपोजिट आएगी हमेशा। अब आगे लिखा है द 2 चेन आर कॉल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन, और ये जो कोइल होगी वो किस फैशन के अंदर होगी, राइट हैंड फैशन के अंदर जो वो कोइल होगी। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब हो गया कि ये ऐसे देखे, एक यहाँ पर ऐसे हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप से टोटल 10 जो है वो ऐसे हेलिक्स बनाएंगे, वो सर्कल बनाएंगे। क्लियर है। तो एक यहाँ पर मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। इस टाइप से अगर ऊपर से देखोगे आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये ऊपर से देखने पर किस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। और ये आपको जो है वो राइट की तरफ जो है क्लॉकवाइज में आपको क्या दिखाई देगा, रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे उसको तो। और यहाँ पर हमने अगर साइड में से देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, वो इस टाइप से यहाँ पर रोटेट होता हुआ इस टाइप से चलेगा। क्लियर हो गया। तो जैसे अगर आप देखते हो कई जगह जहाँ पे सीढ़ियाँ होती है एक दूसरे के ऊपर, वो सर्कल में चलती है घूमते हुए इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो ये एक हेलिक्स कंप्लीट होगा, मतलब ये एक सर्कल कंप्लीट होगा, तो उसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर होंगे, और उस टोटल हेलिक्स की जो ये लेंथ होगी इस टाइप से, मतलब उसके अंदर 10 पेयर आ जाएंगे, और उसकी जो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। तो अब इस दोनों बेस पेयर के बीच में कितना होगा, तो आप खुद ही डिवाइड कर लो। यहाँ पर टोटल कितना है, 10 बेस पेयर है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। तो एक के बीच में कितना हो गया, 3.4 डिवाइड बाय 10, तो ये 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है आगे से। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, 3.4 नैनोमीटर, सॉरी 0.3 नैनोमीटर जो होता है वो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है, वो आपको अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है। अब ये देखो इस टाइप से, ये देखो फिफ्थ एंड है, ये आपको थर्ड एंड दिखाई दे रहा है। अब इधर देखो इसका फिफ्थ एंड आ गया, देखो इधर थर्ड है तो इधर फिफ्थ आ गया, इधर फिफ्थ है तो इधर थर्ड आ गया। ये चीज़ इसीलिए इन्होंने बोली थी। अब जी और सी के बीच में देखो यहाँ पर 3 लाइन है, इसका मतलब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे देखो जी और सी के बीच में 3 लाइन है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए टी के बीच में 2 ही लाइन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ए टी के बीच में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये यहाँ पर इस टाइप से बताया कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी वगैरह ये सब कुछ चलती है, और इस टाइप से यहाँ पर जो है वो सब कुछ होता है, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये सब कुछ होता है।
ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो इस टाइप से बोला गया हेलिक्स। ये देखो 1 2 3 एक दूसरे के है, बट देखो सर्कल में चल रही है, ऐसे 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 सर्कल में चल रही है ना। तो ये एक सर्कल में जहाँ पे 10 बेस पेयर कंप्लीट हो जाते हैं वो हेलिक्स कहलाता है। और उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर, बट कि एक बेस पेयर में कितनी होगी 0.34 नैनोमीटर होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट हो गया सेंट्रल डोगमा, क्योंकि वहां पे देखिए 1 2 3 तीन टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, 2010 में, 13 में और 2021 में। और ये आपको दिखाई तो दे रहा है, वो एज इट इज आ चुका है डायग्राम भी। अब देखिए जो हमारे पास में जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, वो तो दोनों ने दिया था, जेम्स वॉटसन ने भी दिया था और फ्रांसिस क्रिक ने भी दिया था। बट जो सेंट्रल डोगमा वाला जो प्रोसेस है वो केवल और केवल फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होती है वो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, डीएनए से डीएनए बनने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए कौन सा बनेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, यहां पर ए दे दिया जाएगा, यहां पर बी दे दिया जाएगा कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर जो डीएनए से आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, देन हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे एंड देन हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये आगे पूरा डिटेल में आएगा, बट सेंट्रल डोगमा इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक बार कि ये सब कुछ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे चलती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हम अगर जा रहे हैं तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब कई बार क्या होता है, आरएनए से अगर डीएनए बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। अब देखो डीएनए से आरएनए बनने होने वाला तो ट्रांसक्रिप्शन आगे जा रहे हैं, बट अब आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम रिवर्स ले रहे हैं। तो ये रिवर्स क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए बना रहे हैं तो उसमें क्या नाम होता है, उसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जैसे एचआईवी के अंदर होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, रिसेंट ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि जो एक बेस पेयर होता है, दो बेस पेयर होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो लेंथ अगर डीएनए की निकालनी है तो डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, मतलब एक बेस पेयर में डिस्टेंस कितना हो गया 0.34 नैनोमीटर, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर यानी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो गए तो उससे क्या निकल आएगी, हमें टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकल आएगी। अब देखो यहाँ पर if the length of the DNA double helix in typical mammalian cell is calculated simple by multiplying the total number of base pair with the distance between the base pair consecutive base pair, that is अब यहाँ पर बेस पेयर कितने दे दिए हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर दे दिए हैं, और ये डिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.9 से 9 वाला तो क्रॉस ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही 10⁹ है इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁹ है तो क्रॉस ही हो गया। तो यहाँ पर सिंपल है 6.6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.34 से तो वो 2.24 समथिंग आएगा, मतलब 2.2 मीटर जो है वो इस लेंथ निकल कर आएगी। और यहाँ से रिसेंट ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। देखिए इन प्रोकैरियोटिक सच एज ई कोलाई तो दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस तो होती नहीं है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, और वो डीएनए पूरे में स्कैटर नहीं होता है। डीएनए कैसा होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये किसके साथ रहता है, हेल्ड विद द सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ में जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो वहां पर रहता है। और ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पर वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये जो प्रोटीन और डीएनए सारा मिलाकर एक जगह रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ये आपको याद रखना है। ये तो सिंपल पैकिंग हो गई प्रोकैरियोटिक में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में क्यों बात करें भैया, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में, 2021 में, 2022 में, उसके अलावा 1990 और 1993 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो गया, 3 बार लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वाला तो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होती है, जैसे एसिडिक डीएनए है तो उसके साथ में उसको न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोटीन लगेगी वो कौन सी लगेगी, बेसिक लगेगी। और उन प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं।
ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। हिस्टोन जो होती है वो 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ H1 हिस्टोन लिखा हुआ है डायग्राम में जो एनसीईआरटी वाला है, और ये ओक्टामर लिखा हुआ है। ओक्टा का मतलब कितना होता है 8, तो इसका मतलब यहाँ पर हिस्टोन जो है वो टोटल 8 होगी। अब ये जो बाकी बची हुई है कौन कौन सी, H2A, H2B, H3, H4, ये दो दो होती है, मतलब H4 भी 2 है, H3 भी 2 है, H2B भी 2 है और H2A भी 2 है, वो 2 है। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो ये ऑक्टोमर इस टाइप से बना हुआ होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटीन है वो बेसिक क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन मिलके बनती है अमीनो एसिड से। तो देखिए हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो बेसिक अमीनो एसिड है। कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ यहीं से कि बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। बोथ द एमिनो एसिड रेजिड्यू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। अब देखो डीएनए कैसा है, एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहां पर उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज और बेसिक प्रोटीन हम ले रहे हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। देखिए हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ये आपको हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई दे रहा होगा। 2 ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 यहाँ पर प्रोटीन होती है, और यहाँ से 1993 में और 1990 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे देखिए, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ही तो दिखाया गया है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है न्यूक्लियोसोम। ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, इसके बाहर देखो कैसे रैप किया हुआ है डीएनए को। तो इस टाइप से जो रैप करके बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसोम। आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। कब कब आ चुका है, 2010 में आ चुका है, 11 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है। अब देखिए the association H1 histone with nucleosome indicate that DNA remain as in condensed form. A typical nucleosome contain 200 base pair, यानी एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of a structure in nucleosome called chromatin. Thread-like strand colored body seen in the color. The nucleosome in chromatin are seen as beads on string structure. तो ये इस टाइप से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर ये मोतियों की माला इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे डॉट्स हैं और फिर उनको लाइन जो है वो अटैच कर रही है। तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप में दिखाई देता है व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब इसको देखते हैं तब। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया एक बार पैकिंग करने के लिए, बट इतनी पैकिंग करने के बाद में भी जो है वो 2.2 मीटर लेंथ का जो डीएनए वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो अब हमें एडिशनल जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी जो ये न्यूक्लियोसोम वाला पूरा थ्रेड है इसको एक और प्रोटीन के बाहर कोइल करना पड़ेगा। 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से देखना। देखिए the packing of chromatin at higher level require additional set of protein that collectively refer as to the non-histone chromosomal protein। यानी हमें जो है हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर लूजली पैक, कुछ ऐसा रह जाता है जहाँ पे लूज पैक हो जाता है, उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहती है। अब ट्रांसक्रिप्शन आप समझ चुके होंगे, मतलब डीएनए से आरएनए केवल यही बना पाएगी। कुछ ऐसी क्रोमेटिन होती है जो डेंसली पैक हो जाती है और वो स्टेन डार्क करती है, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन काफी जो है वो टाइट पैक हो चुकी है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन बन जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। याद रखना है कि यू क्रोमेटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होती है। फिर बात करते हैं दी सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आएगी। सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ से देखिए आपके सामने 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 1999 में, 2002 में और 2014 में। अब 1928 में, अब यहाँ पर ये देखो, ये तो हमने सब कुछ बता दिया है, पर स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कौन सा है। तो अब यहाँ पर कुछ एक डिस्कवरीज आएगी जहाँ पर ये पता लगाया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में डीएनए ही है। तो उसी से रिलेटेड जो अलग अलग स्टडी हुई थी उनके बारे में बताया गया। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे, वो बैक्टीरिया जिससे न्यूमोनिया हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या विटनेस किया कि मिराकुलस ट्रांसफॉर्मिंग इन द बैक्टीरिया, यानी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से जो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये समझिए। एक होता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और एक उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, वही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। एस स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, वो बैक्टीरिया जहां पर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट है जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस काफी स्मूथ है, और जो आर है वो काफी रफ है क्योंकि वहां पे ऐसा कोई भी म्यूकस नहीं है। जब एस स्ट्रेन को डाला गया तो माउस के जो वो डेथ हो गया, आर स्ट्रेन को डाला गया तो माउस जो वो लिविंग रह गया। जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया तो वहां पर वो म्यूकस जो पॉलीसैकेराइड थी वो कंप्लीटली जो है वो खत्म हो गई, तो वहां पे माउस जो है वो लाइव कर गया, मतलब वहां पर वो चीजें खत्म हो गई।
बट जब इन दोनों को मिलाया गया, मतलब आर स्ट्रेन देखो लाइव से नहीं मिल रहा था, लिविंग रह रहा था, हीट किल कर दिया तब भी लिविंग रह रहा था, बट जब इन दोनों को मिला दिया गया और फिर डाला गया तो वो माउस जो था उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट किल्ड कर भी दिया था तो उसने भी क्या किया, कुछ चेंज कर दिया आर स्ट्रेन के अंदर, यानी यहाँ पर जो आर स्ट्रेन था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसने, जो हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी उसकी वजह से वो आर स्ट्रेन जो था वो एस में कन्वर्ट हो गया और उसने माउस को डेथ कर दी। यही उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। फिर आता है जेनेटिक मेटेरियल इज डीएनए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब 100% प्रूफ की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ से आया था? इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से, एल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज, जो 1952 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये बता दिया था कि डीएनए ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है 100%। दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज पे इन्होंने स्टडी की थी 2011 और नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आया। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए, 1993 और 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्वली रिजॉल्व फ्रॉम हर्से चेज एक्सपेरिमेंट, यानी हर्से एंड चेज जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये पता चल चुका था कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो केवल और केवल डीएनए है। इट बिकम एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। बट फिर भी कुछ एक चीजें थे, क्राइटेरिया थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल बनना चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर पाएगा उसी के ऊपर डिबेट हुई थी। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्राइटेरिया है सबसे पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेट, यानी वहां पर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है, आरएनए प्रोटीन जो आरएनए जो है वो भी रेप्लिकेट कर पाता है, बट प्रोटीन यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो प्रोटीन यहाँ से बाहर हो चुकी थी। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो डीएनए जो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए, ये तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था, क्योंकि आरएनए कहीं कहीं पे कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है और आपका अडेप्टर की तरह भी बिहेव करता है। इट शुड बी स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, बट इसके अंदर स्लो चेंजेस होने चाहिए, पर आपको पता है कि आरएनए के अंदर थोड़े से फास्ट चेंज होते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और मेंडेलियन कैरेक्टर में कौन आता है आपका? मेंडेलियन कैरेक्टर में केवल और केवल आपके आरएनए और डीएनए आते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बताई गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आरएनए वर्ड से भी क्वेश्चन नहीं है। फिर रेप्लिकेशन में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज नाउ प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, यानी जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कैसे करता है? सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट करता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन द ई कोलाई, ये सबसे पहले ई कोलाई के अंदर देखा गया। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर देखा गया, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल, के बाद में उनमें ये भी देखा गया। फिर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और यहाँ पर जो है वो ये सब कुछ चीज़ें ली गई। अब यहाँ से देखिए आपका 2022, 2009, 1997, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम बताते हैं कि ये सब कुछ है क्या। देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, यहाँ पर जो है वो एक हैवी आइसोटोप लिया गया नाइट्रोजन का, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का लिया गया N15। क्लियर है? अब N15 क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन बहुत सारा, नाइट्रोजन बेस ही है पूरा का पूरा, तो नाइट्रोजन तो होना ही होना है, तो वहाँ पर वो बेस की वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो इन्होंने दोनों स्ट्रैंड काफ़ी हैवी कर लिए डीएनए के। फिर उसको जब रेप्लिकेट करवाया तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्रैंड नई बन गई इसके अंदर जो कि लाइट है, N14 वाली है, मतलब नॉर्मल वाली है, और एक स्ट्रैंड हैवी रही। फिर इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, एक स्ट्रैंड जो है वो पुरानी वाली रही और एक स्ट्रैंड नई बन गई। फिर उन्होंने उन दोनों को वापस जो वो डिवाइड कराया, तो उन्होंने क्या देखा, जो नई वाली थी बनी थी ग्रीन वाली, उसने जो स्ट्रैंड बनाया वो सेम ही बनाई है, और रेड वाली अब और बन ही नहीं रही है, मतलब जो हैवी थी वो बन ही नहीं रही है, अब जितनी भी है वो नई नई बन रही है और वो सारी N14 बन रही है। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर देखो N15 वाला था, हैवी था, फिर हाइब्रिड वाला मतलब N15 N14 वाला, और अब केवल हाइब्रिड या फिर लाइट ही बन रहे हैं, हैवी कोई नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं वो N14 वाले ही बन रहे हैं। क्लियर है? तो इससे इन्हें ये पता चला कि वो रेप्लिकेट करता है। मेनली यहीं से पता चल गया कि एक स्ट्रैंड नया बन रहा है और एक स्ट्रैंड पुराना रह रहा है। अगर एक स्ट्रैंड जो होता है वो अलग हो जाता है, फिर उससे नए स्ट्रैंड बनते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे पता चला। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए Thus, the DNA that was extracted from the culture on one generation after the transforming N15-14 medium, that is after 20 minutes, the E. coli divide in 20 minutes. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो E. coli होता है वो 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। Had an hybrid और इंटरमीडिएट डेंसिटी, यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट डेंसिटी आई थी, हैवी या फिर लाइट डेंसिटी नहीं आई थी N15 N14 के अंदर।
DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes जनरेशन वाज कंपेयर इक्वल अमाउंट द हाइब्रिड एंड द लाइट डीएनए। अब वहाँ पर उसमें लाइट और डीएनए इक्वल आ गए थे, बट हैवी डीएनए अब भी नहीं आया था। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। अब इसी टाइप का सेम एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट ने किया था, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडिन। इन्होंने तो जो थे वो हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का, बट एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो रेडियो एक्टिव थायमिडिन लिया और इन्होंने भी यही कहा कि डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम आर परफॉर्म्ड बाय द विशिया फाबा। इन्होंने जो विशिया फाबा बेन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है। और ये साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन लेकर विशिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? वो टेलर एंड उस कलीग थे। कब किया था? 1958 में। और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं जो रेप्लिकेशन के अंदर मशीनरी और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, यानी ये किस टाइप से रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट, यानी वहाँ पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और सबसे मेन जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब देखो, नाम में ही सब कुछ है। डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए के ऊपर डिपेंड करने वाला, डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए के पॉलीमर बनाएगा, मतलब उसकी बहुत सारी यूनिट बनाएगा। अगर यही हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तब ये एंजाइम का नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पे डिपेंड करेगा और आरएनए बनाएगा। रेप्लिकेशन के अंदर हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे सबसे मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन में, ये याद रख लेना। आगे बात करेंगे, सिंस इट यूज एज अ डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है सैंपल, यानी डीएनए को एज ए सैंपल देखेंगे और सैंपल से ही तो हम मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वहां पर ये क्या होगा? टेम्पलेट देखकर हम जो है वो मेन बनाएंगे। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इन ई कोलाई हैज ओनली 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, कंपेयर इट विद द ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। यानी इतने सारे बेस पेयर जो होते हैं वो विद इन 80 मिनट्स में रेप्लिकेट हो जाते हैं। दैट मीन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर जो है वो ई कोलाई के अंदर लगभग इतने ज़्यादा जो वहाँ पर रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो गई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? म्यूटेशन निकलेगा। तो यानी यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो वहाँ पर म्यूटेशन होने की संभावना हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस आपके सामने दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास में क्या होता है, डीएनए का पूरा स्ट्रैंड होता है। उस डीएनए का स्ट्रैंड इसी टाइप से होता है, कोइल्ड होता है। तो उसको अलग अलग करते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये आपको अलग अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रैंड जो होता है, यहाँ पर देखिए ये थर्ड स्ट्रैंड जो है, यहाँ पर जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये वाला डीएनए का जो 5th स्ट्रैंड है, वहां से जो नया स्ट्रैंड बनने लगता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पर जो डीएनए का 3rd स्ट्रैंड है उससे जो नया स्ट्रैंड बनता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और वो कंटिन्यू बनता जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जब यहाँ पर ये लेगिंग जो स्ट्रैंड होता है इसके अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं वो रह जाते हैं। इन फ्रेगमेंट को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं इनको ज्वाइन करने का काम किसका होता है? डीएनए लाइगेज का होता है। डीएनए लाइगेज जो होता है इनको ज्वाइन करता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पे जो आगे प्रोटीन यहाँ पर जो इनको अलग अलग करती है वो होती है हेलिकेज प्रोटीन। और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। देखिए ऑन द वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी। टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया? टेम्पलेट वाला वो डीएनए जिस डीएनए को देखकर हम नया डीएनए बना रहे हैं, यानी वो स्ट्रैंड जिसको देखकर हम नया स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो डीएनए की वो पोलैरिटी जो 3 to 5 चलती है, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूज, उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी जो 5 to 3 होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, उसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है। द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइन बाय द डीएनए लाइगेज। मैंने बता दिया था, उनको बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं उन फ्रेगमेंट को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये नेम है ऑन द जापानीज साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। द लीडिंग स्ट्रैंड कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम वन प्राइमर एलोन वेयर एज द लैगिंग स्ट्रैंड नीड्स ए न्यू प्राइमर फॉर ईच ऑफ द शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, देखो
ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये देखो, ये डीएनए में जो ब्लू कलर में है वो क्या दिखाया गया है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब वो डीएनए जिसको देखकर हम नए स्ट्रैंड बनाएंगे। अब इसमें होगा क्या, देखो ये 5 to थर्ड एंड है, तो यहाँ पे थर्ड एंड के सामने फिफ्थ एंड आएगा, तो 5 to 3 तो कंटिन्यू चलेगा, क्लियर है। और हमेशा जो डीएनए बनेगा वो 5 to 3 ही बनेगा। क्या बनेगा, 5 to 3 ही बनेगा। बट यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस वाला है वो क्या है, 3 to 5 होता है। यहाँ पे 5 से 3 बना, पहले एक स्ट्रैंड बन गया, फिर ये थोड़ा सा और डीएनए अलग हुआ तो फिर वापस एक 5 to 3 बना दिया, फिर एक और 5 to 3 बना दिया। इस टाइप से जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है वहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और बाद में उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ये यहाँ पे पता होना चाहिए। देयर इज ए डिफाइंड रीजन इन द डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, आपको पता ये भी होना चाहिए कि एक डिफाइंड मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो प्रोसेस होता है। हर कहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। जो रीजन होते हैं उनको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वो ओरिजिन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो टोपो आइसोमेरिज्म, मैंने आपको बताया था टोपो आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन द रोल ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। दिस एंजाइम प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स हेडर ऑफ द रेप्लिकेशन फोर फ्रॉम गेटिंग टू टाइटली बाउंड एज द डीएनए ओपन अप। यहाँ पर ये जो है वो डीएनए को ओपन अप करता है और फिर उसको बाद में जो है वो वापिस एक बार जो है वो हेलिक्स नहीं बनाने देता। इट एक्ट बाय मेकिंग टेम्पररी निक इन द हेलिक्स टू रिलीज द टेंशन, दिस सीलिंग द नेक्स्ट टू अवॉइड परमानेंट डैमेज। ये यहाँ पर किसके बारे में, टोपो आइसोमेरिज्म। ये 1994 में है, थोड़ा बहुत आया हुआ है तो मैंने इसको कवर करवा दिया है, आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनाने वाला प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बस इसमें एक चेंज आएगा, यहाँ पर चेंज क्या आएगा कि जो हमारा बेस पेयर होगा उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल लगेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो अलग अलग यूनिट दी हुई है। सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन इन द डीएनए। एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक होता है टर्मिनेटर। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, तो ये होना ही था। सिंस द टू स्ट्रैंड हैव ऑपोजिट पोलैरिटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, समझ चुके होंगे। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, और अगर डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो मतलब डीएनए पे डिपेंड करते हुए आरएनए का पॉलीमरेज कर रहे हैं, तो एंजाइम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये भी कैटलाइज एक ही डायरेक्शन में करता है, दैट इज 5 to 3। इसका मतलब जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, जो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, यानी सैंपल की तरह बिहेव करेगा। द स्ट्रैंड हैज द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज द टेम्पलेट एज ए सैंपल टू सिंथेसाइज द आरएनए स्ट्रैंड एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। 2014-2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से पता होना चाहिए। The other strand which act as the polarity 5 to 3 and the sequence name as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. This strand which does not code for anything is referred to as the coding strand. यानी जो कोई भी कोड नहीं करता है उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। मैं आपको कुछ एक चीजें यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज समझिए। देखिए यहाँ से 4 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। अब यहाँ पे सिंपल सा समझिए, देखो टेम्पलेट का मतलब हो गया सैंपल, मतलब ये डीएनए का सैंपल है, इसी को देखकर हमें नया स्ट्रैंड बनाना है। अगर हमें नया स्ट्रैंड बनाना है तो 2 चीज़ें याद रखेगी, एक तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब अगर इसका जो थर्ड एंड इधर है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका फिफ्थ एंड उधर आना चाहिए। अब जो ए है, ए के सामने क्या आ रहा था, टी, और जी के सामने क्या आ रहा था, सी, बस ये याद रख लो। अब देखो, अगर यहाँ पर ए है तो ए के सामने आ गया टी, टी है तो उसके सामने आ गया ए, जी था उसके सामने सी, और सी था तो उसके सामने जी। बस ये ए टी और जी सी वाला याद रख लो। अगर ए दे रहा है तो उसके सामने टी लगा दो, जी दे रहा है तो उसके सामने सी लगा दो, सी दे रहा है तो जी लगा दो, टी दे रहा है तो ए लगा दो। ये तो रहेगा डीएनए के लिए। बट अगर आरएनए बना रहे हैं तो एक चीज चेंज हो जाएगी। वो क्या चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि थाइमीन नहीं होता है उसकी जगह क्या आएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो अगर ए दिया है तो यू लगाओ, यू दिया है तो ए लगाओ, इस टाइप से। अब इन्होंने बोला कि देखो, एज वी यूज टेम्पलेट स्ट्रैंड एज सैंपल टू सिंथेसाइज न्यू आरएनए स्ट्रैंड ऑलवेज, सो बाय कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसी वी कैन राइट कोड बट रिमेंबर यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थाइमीन ऑपोजिट एंड फॉर आरएनए स्ट्रैंड। अब देखो सिंपल है, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, तो हमें ये बताओ कि भैया इसके जो है आरएनए बनाएंगे उसके अंदर क्या चीज होगी। तो आरएनए में क्या होता है, देखो ए के सामने टी लगना चाहिए, ए के सामने क्या लगना चाहिए, टी लगना चाहिए। बट अगर हम आरएनए बना रहे तो उसमें यू लगेगा, टी के सामने ए लगेगा, जी के सामने सी लगेगा, सी के सामने जी लगेगा, ए के सामने वापिस से यू लगेगा। मतलब जहां पे थाइमीन है उसके सामने केवल यूरेसिल देना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं, ये रहा आपके सामने, देखो
कोडिंग स्ट्रैंड है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये प्रमोटर है और यहाँ पर ये टर्मिनेटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो है ये हमारा 5 to 3 डायरेक्शन होता है, तो जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 चलता है हमेशा। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5 to 3 चलेगा। तो 5 to 3 चलेगा, इसका मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड में किधर कौन सा एंड यूज करेंगे, थर्ड एंड यूज करेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर इस टाइप से चलेगा और फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे सीक्वेंस चलता है, वो इन्होंने बताया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये चीज क्लियर होगी। जो टर्मिनेटर होता है, ये वाला जो टर्मिनेटर है वो डाउन स्ट्रीम में है। ये डाउन स्ट्रीम में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, तो ये डाउन स्ट्रीम में आ गया। तो यहाँ पर ये वाला जो एंड होता है वो अप स्ट्रीम होता है। ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ए जीन इज ए डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड ए जीन। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रोन as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene is a transcription unit could be said to as the monocistronic, mostly in eukaryotic, or polycistronic, mostly in the bacteria or prokaryotic। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारे पास में डीएनए सीक्वेंस होता है उसके अंदर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड डीएनए कोड करने बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो वो हो सकता है कि यूकैरियोटिक के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक बने और जो है वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक बने। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग और भी चीजें होती है, स्प्लिट जीन होता है, एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है, वो सब कुछ क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस वाला। देखिए काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए, तो अब समझिए बैक्टीरिया के अंदर मेनली 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर, टीआरएनए ट्रांसफर और आर होता है राइबोसोमल। एमआरएनए आपका ओनली 2 to 5% होता है, टीआरएनए 15% होता है, जबकि आरआरएनए जो होता है वो 70 to 80% होता है। ये सभी जो आरएनए वो सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, एमआरएनए टेम्पलेट को प्रोवाइड करेगा। टीआरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड रेडी टू रीड द जेनेटिक कोड। यहाँ पर जो टीआरएनए होता है वो एमिनो एसिड लाता है और यहाँ पर जो जेनेटिक कोड होता है उसको रीड करता है। आरआरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल जो है वो प्ले करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है, जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तब। बट अभी जो हमने आरएनए बनाया है उसको एक बार मेच्योर करना पड़ेगा। मेच्योर क्यों करना पड़ेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब समझते हैं यहाँ पर, देखिए This is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria. The RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription. यानी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा सबसे पहले, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। It use nucleoside triphosphate as substrate and polymerase in a template dependent fashion following the rule of complementary. Complementary समझ रहे हो ना, मतलब A के सामने T और G के सामने C वाला वो वाला प्रोसेस है। बट अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो ए के सामने यू आएगा और जी के सामने सी आएगा, बस ये इतना याद रखना है। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द फेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। फिर उसके बाद में सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है। 2 बार कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुका है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन रीचेस द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, द रिजल्ट इज टर्मिनेशन। यानी इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर लास्ट में टर्मिनेशन होता है। अब कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। सबसे पहले देखो जब इनिशिएशन होता है तो वहां पे सिग्मा फैक्टर लगता है। यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ये पूरा डीएनए हेलिक्स है। अब ये जो येलो कलर में बन रहा है वो आरएनए बन रहा है, देखो आरएनए बन गया। यहाँ पर इलोंगेशन ऐसे चलता रहता है, मतलब यहाँ पे ये जो सिग्मा फैक्टर वो आगे आगे चलता रहता है टर्मिनेटर की तरफ में, और ये आरएनए की स्ट्रैंड बड़ी होती रहती है, मतलब इलोंगेट होती रहती है। टर्मिनेशन फैक्टर आपका रो फैक्टर आएगा, ये आपको याद रखना है। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर है और टर्मिनेशन में आपका रो फैक्टर है। एज इट इज याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2021 में क्वेश्चन आया हुआ। देखो द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस इलोंगेशन। इट एसोसिएशन ट्रांसलेटली विद इनिशिएशन फैक्टर आपका सिग्मा है, टर्मिनेशन फैक्टर आपका रो है, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके अब यहाँ पर देखिए जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो यहाँ पर जो होते हैं अलग अलग आरएनए आपके आते हैं। देखिए इन यूकैरियोटिक हम बात करेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब यहाँ पर आरएनए बनता है। अभी हमने बात की प्रोकैरियोटिक में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो वहां पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अब देखिए इन यूकैरियोटिक देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट है देयर एट लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे यूकैरियोटिक में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल। जो आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनल में मिलता है उसके अलावा 3 आरएनए पॉलीमरेज और मिलते हैं। ये कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 3 है एंड 2 वाला है।
एज इट इज याद करना है क्योंकि 12 में, 19 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। जो आरआरएनए हो सकता है 28 एस टाइप, 18 एस टाइप और 5.8 एस टाइप, मतलब जिसके लास्ट में 888 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए के लिए। ये आरआरएनए के लिए था, ये टीआरएनए के लिए है। और इसके अलावा ये 5s आरआरएनए और एसएन यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के लिए भी जो होता है उसमें मदद करता है। नेक्स्ट होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को। किसको ट्रांसक्राइब करेगा? एमआरएनए को। इसके अलावा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर जो आरएनए होता है दैट इज एचएनआरएनए, उसको भी ट्रांसक्राइब करता है। ये तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पर किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक से ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये वाली है, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सोन एंड द इंट्रोन एंड आर नॉन फंक्शनल, यानी यहाँ पर जो एक्सोन भी आते हैं और इंट्रोन भी आते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसको हटाना पड़ेगा? यहाँ पर हमें इंट्रोन को हटाना पड़ेगा और एक्सोन जो है उनको वापिस से ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोन है वो नॉन फंक्शनल होते हैं। अब देखिए, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। यहाँ पर स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है, 3 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। स्प्लाइसोसोम हेल्प इन इट वेयर द इंट्रोन आर रिमूव्ड एंड एक्सोन आर जॉइंट इन ए डिफाइंड मोटर। यानी देखिए, जब आरएनए बनता है यूकैरियोटिक में, सबसे पहले तो वहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग बनाते हैं। सेकंड क्या है कि वहाँ पे इंट्रोन और एक्सोन दोनों बनते हैं। जो इंट्रोन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब हो गया कि जो इंट्रोन वाले आरएनए हैं वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे तो वो कोई भी काम के नहीं है, इसलिए उन इंट्रोन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। और जो एक्सोन होते हैं उनको ज्वाइन करके एक अच्छा सा आरएनए बनाना पड़ेगा जहाँ से अच्छे से प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है स्प्लाइसिंग, जहां पर जो इंट्रोन होते हैं उनको हटाया जाता है और जो एक्सोन होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। एचएनआरएनए कौन सा था आपका? हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पर क्या है? अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड द कैपिंग एंड टेलिंग। उसके अंदर तो कैपिंग एंड टेलिंग भी होती है एचएनआरएनए के अंदर। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज MGTP इज एडिड टू द 5th एंड ऑफ एचएनआरएनए। और यहाँ पे ये 5th एंड पे जो है वो जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये लिखो देखो 5th एंड पे MG लिखा हुआ है, उस पे M ऊपर का मतलब हो गया मिथाइल, G का मतलब गुआनोसाइन और P का मतलब हो गया ट्राइफॉस्फेट है। ये क्लियर हो गया? तो ये कहाँ पे बनता है? कैप बनती है। टेलिंग में क्या होता है? एडिनाइलेट रेजिड्यू। यहाँ पर एडिनाइलेट रेजिड्यू, ये देखो पॉली ए टेल का मतलब है एडिनाइलेट रेजिड्यू है। कितने होते हैं? 200 to 300 होते हैं। और ये 3rd एंड पे जो है वो एंड किए जाते हैं इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर इंट्रोन जो थे, इंट्रोन को रिमूव कर दिया है पूरी तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो 5th एंड पे आपका कैप लग गई है और 3rd एंड पे टेल लग गई है। और ये क्या बन गया है? मैसेंजर आरएनए एमआरएनए को यहाँ पे फुल्ली मेच्योर एमआरएनए बना दिया गया है। अब देखो, एक स्प्लिट जीन वाला प्रोसेस भी आया था। द सिग्निफिकेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। यहाँ पर ये स्प्लिट जीन भी है क्योंकि देखो अगर इंट्रोन बीच में आ रहे हैं एक्सोन के बीच में, तो यह मतलब जीन जो है वो अलग अलग हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अब जेनेटिक कोड पहले क्या था कि हम कैसे रखेंगे, क्या कुछ हम यहाँ पे कर पाएंगे और किस टाइप से जेनेटिक कोड दे पाएंगे। तो ये सारी जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इस टाइप से दे पाएंगे, इस टाइप से दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे, इट वाज जॉर्ज गेमाउ, वो फिजिक्स थे, हु आर्ग्यूड दैट द सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, तो टोटल नाइट्रोजन बेस तो 4 ही है, एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, यानी वहाँ पर टोटल अमीनो एसिड लगभग 20 टाइप के होते हैं, द कोड शुड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, तो वहाँ पर वो है बेसिस का कॉम्बिनेशन बनेगा। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। उन्होंने कहा कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड बनेगा। दिस वॉज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन मेड ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की पावर 3, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 64 कोडोन बन गए। इस टाइप से बने कितने कोडोन? 64 कोडोन। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय द हरगोबिंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटेड इन द सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन बेस्ड होमोपॉलीमर एंड कोमोपॉलीमर मार्शल नेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम टू प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हैव द कोड टू बी डिसेप्ट। उसके बाद में वो फाइनली जो है वो कोडिंग स्टार्ट हो गई, यही सारी चीज जो है वो बनी। अब देखो यहाँ पर ये 4 ही कोड होते हैं हमारे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरएनए की, और आरएनए में जो होता है वो प्रोटीन बनाएगा ना, तो आरएनए ही तो प्रोटीन बनाएगा। हमने सेंट्रल डोगमा देखा था कि डीएनए से आरएनए बना होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए के अंदर कौन कौन से हो गए? यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनाइन हो गया और आपका गुआनाइन हो गया।
थायमिन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से इन्होंने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और इस टाइप से इन्होंने थर्ड पोजीशन ले ली। अब इधर से पहला लिया, ये यू आ गया, सेकंड लिया यू आ गया, थर्ड वाला भी यू ले लिया, फिर यहाँ पर यू लिया, सेकंड पोजीशन पे यू लिया, यहाँ पर सी ले लिया, यहाँ पर यू यू, फिर लास्ट में ए ले लिया थर्ड पोजीशन पे। इस टाइप से करके इन्होंने टोटल जो वो 64 कोडोन बनाए। अब 64 कोडोन में जो है वो आपके अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये मिथियोनिन का हो गया, सेरेनिन का हो गया, हिस्टोनिन का हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, वो है स्टॉप कोडोन, ये वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टॉप कोडोन। यहाँ पर स्टॉप कोडोन क्या है, केवल जो है वो UAA, UGA और UAGA स्टॉप कोडोन होते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। 2019 में, फिर 2000, 2002, 2003, 2008, 10, 13, 16, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर हो गया। अब देखो साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड, यानी जो जेनेटिक कोड है उनके कुछ फीचर, और ये फीचर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला कोड, द कोडोन इज ट्रिपलेट, वो तो हमें पता ही चल गया। 61 कोडोन फॉर कोड फॉर एमिनो एसिड, यानी टोटल जो 64 बनते हैं उसमें से केवल 61 जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 जो होते हैं वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं, और उनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। मैंने आपको तीनों स्टॉप कोडोन बता दिए हैं। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस आर कोडेड डीजनरेट। कुछ ऐसे एमिनो एसिड हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाए, उनको डीजनरेट बोलते हैं। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कंटिन्यूस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन। mRNA के अंदर जो होगा वहाँ पर हम कोडोन को डायरेक्टली जो है वो कोड करेंगे, मतलब डायरेक्टली रीड करेंगे, उनके बीच में कोई भी गैप वगैरह कुछ भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यानी जो कोड होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया टू ह्यूमन ट्रिपल यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, यानी यहाँ पर जो ज़्यादातर जो कोड है वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेम, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, वो उस सब में सेम कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल एलेनिन बनाएगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंडेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कोडोन एंड इन सम प्रोटोजोआ। इनमें जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में ये सेम चीज वर्क नहीं करेगी। अब आगे लिखा हुआ है AUG हैज ड्यूल फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि AUG के पास में 2 फंक्शन होते हैं। पहला, इट कोड फॉर मिथियोनिन, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है। सेकंड क्या है, इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, यानी ये इनिशिएट काम करता है। मतलब यहाँ पर तभी जो है वो स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन जब AUG कोड होगा तब। नेक्स्ट है UAA, UAG एंड UGR स्टॉप कोड, ये तो हमको पता ही है कि ये 3 जो है वो स्टॉप कोडोन होते हैं। 7th पॉइंट क्या है, 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड एंड इट इज एन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 1 कोडोन होता है वो कई बार क्या होता है केवल एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, उसको बोलते हैं एन एम्बिगुअस या फिर स्पेसिफिक। आपको बता दें कि जो नई एनसीईआरटी में ये 7th वाला पॉइंट नहीं है, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। अब म्यूटेशन देखिए, आपको पता है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया का। अब सिकल सेल एनीमिया हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा आपका म्यूटेशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस टाइप से हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 3333 कोड लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं कि अभी हमने देखा था कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। एक जो कोडोन होता है वो एक हमारे किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसमें अगर हमने एक भी वर्ड ऐड कर दिया अलग से, फॉर एग्जांपल देखो राम हैज, यहाँ पर बी हमने ऐड किया है तो यहाँ पर BRE हो गया, फिर इससे आगे वाले सारे कोड अलग अलग हो गए। पहले जो हैज से आगे रेड कोड आना था वो BRE हो गया और DCA हो गया कैप की जगह। इसका मतलब इससे आगे वाले सारे कोड जो है वो रीअरेंज हो गए। फिर देखो जब राम हैज BIR अभी भी अलग अलग है, जब इसमें 3 अलग नाम आ गए तो राम हैज बिग रेड कैप। अब देखो रेड भी यहाँ था, कैप भी यहाँ था, रेड भी यहाँ है, कैप भी यहाँ। तो इसका मतलब है जब 3 ऐड हो जाते हैं तो वापिस से जो अरेंजमेंट है वो सेम हो सकती है। यहाँ पर 3 इंसर्शन करने ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपका 2019 में, ये देखिए सेम इसी टाइप से डिलीटिशन का है। जब डिलीट करेंगे, जब 3 डिलीट हो जाएंगे तो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जब एक बार R डिलीट किया तो ये अलग हो गए, फिर एक बार E डिलीट किया तो अलग हो गए, जब पूरा RED डिलीट हो गया तो यहाँ पे सेम हो गए। देखो द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव, इसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन और डिलीटेशन, यानी या तो एक पॉइंट को हम ऐड करें या डिलीट करें तो उसके आगे वाला पूरा फ्रेम जो होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है।
However, such mutation are referred to as the frame shift insertion और deletion mutation, यानी इसको frame shift insertion या फिर frame shift deletion mutation बोला जाता है। Insertion or deletion of 3 or its multiple bases insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid are reading frames remain unaltered, यानी अगर हम multiple 3 के multiple में डालेंगे तब उससे आगे वाला जो चीज़ है वो सेम ही रहेगा उसका कोडोन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए यानी एक अडेप्टर मॉलिक्यूल भी ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला गया था टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए सोल्यूबल आरएनए वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, यानी टीआरएनए जो था उसको पहले एसआरएनए बोले जाते थे। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको 2000 और 2004 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपको जो डायग्राम है वो दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, टीआरएनए हैज एन एंटी कोडोन लूप, यहाँ पर 3 लूप होते हैं। एक होता है एंटी कोडोन लूप दैट हैज बीन कम्प्लीमेंट्री टू द कोड। एक क्या होता है यहाँ पर आपका एंटी कोडोन लूप होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द कोड। एंड इट ऑल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर, इसके अलावा अमीनो एसिड एक्सेप्टर होता है। जैसे यहाँ पर ये देखो सेरोटोनिन, यहाँ पे टायरोसिन, तो इस टाइप से इन्होंने अमीनो एसिड को एक्सेप्ट कर रखा है। इस टाइप से एक होता है अमीनो एसिड, एक होता है एंटी कोडोन, जैसे यहाँ पर ये एंटी कोडोन दिखाई दे रहा है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कोडोन है इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। इस टाइप से क्लियर हो गया। विच इज बाइंड टू द अमीनो एसिड, आगे लिखा है टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, यानी हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर टू एज द टीआरएनए, और यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेसिफिक जो इनिशिएट करेगा उसमें यहाँ पर क्या होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन टीआरएनए। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक क्लोवर लीफ, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देता है। बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो किस टाइप से दिखाई देगा, इन्वर्टेड एल शेप में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाला पोर्शन क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, ट्रांसलेशन आपको ही पता चल चुका होगा, यानी आरएनए से प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें होता है ट्रांसलेशन। अब देखिए, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड दैट इज मीन प्रोटीन। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द एमआरएनए, यानी जैसा एमआरएनए के बेस का सीक्वेंस होगा उसी टाइप से उसके ऊपर एमिनो एसिड आ जाएंगे। द एमिनो एसिड आर जॉइंड बाय ए बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड होते हैं एमिनो एसिड के बीच में वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, in the first phase itself, amino acid are activated in the presence of ATP। इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर एमिनो एसिड आएगा सबसे पहले तो वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होगी और वो एक्टिवेट करेगा। एंड लिंक टू देयर कोग्नेट टीआरएनए, ए प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, उसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइलेशन बोलते हैं, जो कि सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन के अंदर। क्या होता है, उसको टीआरएनए को जो है वो एक्टिवेट करने वाला प्रोसेस को बोलते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल लीजिए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल लीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इस टाइप से होता है ये। तो यहाँ पर देखो क्या कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो एमआरएनए हो गया, एक आपका राइबोसोम हो गया और एक हो गया ये टीआरएनए। अब टीआरएनए आता है यहाँ पर, इसको कोड को जो है वो रीड करता है। जब ये कोड को रीड करता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास में जो अमीनो एसिड होता है वो यहाँ पर डाल जाता है और फिर यहाँ पे चेन बनती है। आपको दिखाई दे रही है अलग अलग अमीनो एसिड के हैं, और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन से पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स है, और यहाँ पर ये प्रोटीन बन रही है। अब देखो यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिंग प्रोटीन इन द राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आरएनए एंड अबाउट 18 डिफरेंट प्रोटीन। इट इज एन इनएक्टिव स्टेज एंड एग्जिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होता है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर इन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के पास में 2 यूनिट होती है, आपको भी पता है, हमने जो सेल वाला चैप्टर वहां पर भी पढ़ा था। एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। जब स्मॉल यूनिट एमआरएनए के साथ में अटैच होती है तो वहां पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है प्रोटीन बनाने का वो स्टार्ट हो जाता है। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से देख लेना। देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में 2 सब यूनिट है। फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ फॉर ईच अदर टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 23SrRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड की तरह भी ये मदद करता है। 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर बाय मैग्नीशियम आयन, यानी जो 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की वो अटैच होती है किसके थ्रू, बाय द मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं।
वो आपको दिखाई दे जाएगा। एक होता है UTR, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। अब कोई भी mRNA होता है उसमें एडिशनल सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता, मतलब वहां से प्रोटीन नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से होगा, वहां पे स्टार्ट कोडोन जहां पर AUG कोडोन होगा वहां पर होगा, और कहीं पर भी स्टॉप कोडोन आ गया तो वहां पर स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही AUG कोड आया होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर स्टॉप कोडोन आएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू ए वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड सेवरल लेवल। ये अलग अलग लेवल पे रेगुलेट होता है। कौन? आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है। यूकैरियोटिक में बात की है, देखिए इन यूकैरियोटिक द रेगुलेशन यहाँ पर कहाँ पे हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। सबसे पहले जहां पर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपको पता होगा, जहां से DNA से RNA बनेगा वहां पर। प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल कौन सा होगा? जो स्प्लाइसिंग वाला था, जहां पे हमने इंट्रोन को रिमूव करके एक्सोन को अटैच किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, जहां पे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर निकाला था mRNA के, वहां पर भी जो है वो देखा जाएगा। और फिर ट्रांसलेशन लेवल, जहां से RNA से प्रोटीन बनेगी वहां पर भी देखा जाएगा। तो ये सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of protein with sequence term as operator। तो यहाँ पर जो भी सारी चीजें होती है वो ऑपरेटर के द्वारा चेक की जाती है। अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेक ओपेरॉन। अब लेक ओपेरॉन काफी इंपॉर्टेंट है, और लेक ओपेरॉन से कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। 2003 में, 10 में, 18 में और भी आगे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखा, द इलुसिडेशन ऑफ द लेक ओपेरॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ए जेनेटिक्स फ्रांसिस जैकोब एंड ए बायोकेमिस्ट जैक मोनोड। तो इन्होंने जो है वो लेक ओपेरॉन के बारे में बताया था। देयर वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन द लेक ओपेरॉन। हेयर लेक रेफर टू लैक्टोज, ये याद रखना है। लेक ओपेरॉन में जो लेक होता है उसका मतलब होता है लैक्टोज। ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। अब आगे लिखा है सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया रेफरेंस टू एज द ओपेरॉन। इस टाइप की जो अरेंजमेंट बहुत ज्यादा कॉमन होती है बैक्टीरिया में, उसको बोला जाता है ओपेरॉन। अब लेक ओपेरॉन के अलावा और भी ओपेरॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, टू नेम फ्यू सच एग्जांपल, लेक ओपेरॉन हो सकता है, TRP ओपेरॉन हो सकता है, एरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, वेरिन ओपेरॉन, एक्स टाइप के अलग अलग ओपेरॉन हो सकते हैं। अब यहां से देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है जो ये हमारा लेक ओपेरॉन वाला है। 1 2 3 4 5 6 और रिसेंट ईयर में भी यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए लेक ओपेरॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। लेक ओपेरॉन के अंदर जो होता है एक रेगुलेटरी जीन होता है, और 3 जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। एक रेगुलेटरी जीन हो गया और 3 क्या हो गए? स्ट्रक्चरल जीन हो गए। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी जीन के बारे में। द जीन आई, इसको बोलते हैं जीन आई। हियर द टर्म आई डज नॉट फॉर इंड्यूसर, इसका आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है। हियर इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इनहिबिटर, इसका मतलब होता है इनहिबिटर। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लेक ओपेरॉन, ये आई जीन जो होता है वो रिप्रेशर के लिए कोड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, Z, Y और A। सबसे पहले Z जीन की बात करते हैं। Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है जो Z जीन होता है, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। यानी यहाँ पर जो है वो डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन किया जाता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। Y जीन क्या करता है? कोड फॉर द परमिएज, ये परमिएज के लिए कोड करता है, विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड। यानी जो सेल है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दे और ज्यादा से ज्यादा गैलेक्टोसाइडेज अंदर आ पाए। नेक्स्ट है ए जीन। ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। हियर ऑल द 3 जीन प्रोड्यूस इन लेक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। यानी ये सारे के सारे जितने भी हैं ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? जो लैक्टोज है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट इज फॉर प्रोकैरियोटिक दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। यानी जो ओपेरॉन होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, वहां पर ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है और स्ट्रक्चरल होता है। ऑपरेटर, रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन आर आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, यानी ये यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद इनहेंसर जीन, बट इनहेंसर इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। बट जो इनहेंसर जीन होता है वो केवल और केवल आपका यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में इनहेंसर जीन नहीं मिलेगा, याद रख लेना। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी जो लैक्टोज होता है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। कौन से एंजाइम के लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, तभी तो वहां पे लैक्टोज जो वो ब्रेक डाउन कर पाता है। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। तो इसीलिए इसको जो वो इंड्यूसर बोला जाता है। अब देखो होता कैसे यहाँ पर,
यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिप्रेसर mRNA वो उसमें रिप्रेसर बाउंड कर जाएगा, किसके साथ में, यहाँ पर O के साथ में। अब यहाँ पर O के साथ में अगर बाउंड कर गया तो इससे आगे वाले जितने भी ये जीन है ZYA जीन, ये आगे जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर आगे की चीजें नहीं होगी। देखिए रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये जो O है, O का मतलब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गया, एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज, और RNA पॉलीमरेज नहीं हो पाई और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इंड्यूसर लेंगे। वो इंड्यूसर क्या करेगा, ये जो रिप्रेसर था इसके साथ में बाइंड कर देगा और इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो अब इससे आगे वाले जो एंजाइम थे, ऑपरेटर से आगे वाले एंजाइम, वो फंक्शन कर पाएंगे, और फंक्शन कर पाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फिर जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड, वाई परमिएज, और ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज वगैरह बना पाएंगे। यही यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखो लैक्टोज के बारे में इंपॉर्टेंट बोला गया, द लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपरेन इन द फॉलोइंग मैनर, ये फॉलोइंग मैनर में चलेगा। The repressor of the operon is synthesized all the time continuously from the I gene. The repressor protein bind to the operator region of the operon and prevent RNA polymerase from the transcribe. ये तो हमें ही पता है कि ऑपरेटर के साथ में जो लग जाता है और उसके बाद में उसको ट्रांसक्राइब नहीं करने देता है, ZYA वगैरह जीन जो वो काम नहीं करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे इंड्यूसर आ जाता है, इंड्यूसर कौन से होते हैं आपके, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। अब ये जो इंड्यूसर होते हैं लैक्टोज और एलोलैक्टोज, वो किसके साथ में जाते हैं, रिप्रेसर के साथ में बाइंड होते हैं। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, वो रिप्रेसर के साथ में बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देंगे बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। ये चीज क्लियर होगी, और फिर उसके बाद में वहां पे आगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो पाएगा। तो ये सब कुछ होता है लेक ऑपरेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पता है कि काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है लाइन लिखी हुई है, ये याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यहाँ पे ये जो है एक नया एरिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, यहाँ पर सबसे पहले ये था कि जितने भी अप्रोक्सीमेटली जीन है ह्यूमन डीएनए के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर वगैरह है जो ह्यूमन के अंदर, उनको डिटरमाइन करना, स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन, उनको स्टोर करना, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस के लिए जो भी टूल्स है उनको इंप्रूव करना, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में, और इथिकल, लीगल और सोशल एलसी जो इश्यूज आते हैं उनको भी एड्रेस करना और उनसे भी कवर करना। नेक्स्ट बात करते हैं मेथोडोलॉजीज, यानी जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड यूज वगैरह किए थे। द मेथड इन्वॉल्व द 2 मेजर अप्रोच, तो यहाँ पर 2 मेजर अप्रोच हुई थी। 2019 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका, तो अच्छे से देख लेना। पहला अप्रोच, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यानी सभी वो जीन पता करने थे जो कि आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। रेफर टू एज द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, उनको बोला जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST, यानी उनको सबको आइडेंटिफाई करना था। सेकंड, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीने, यानी जो पूरा का पूरा जीनोम है उसको सीक्वेंस में लाना था। दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, यानी उसके अंदर कोडिंग वाला भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस सब कुछ मिला देना था। एंड द लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन द टर्म एज सीक्वेंस एनोटेशन, और उसको बाद में उसमें सीक्वेंस में लगना था। तो ये होता है सीक्वेंस एनोटेशन, ये भी करना था। ये 2 अप्रोच थी मेथोडोलॉजीज की। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, द कॉमन यूज होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, तो इन सबको करने के लिए जो डीएनए बाहर निकाल रहे थे, फिर उसको अलग अलग जो है उसके सैंपल बना रहे थे, उन सब में जो होस्ट ले रहे थे वो बैक्टीरिया और ईस्ट थे। एंड द वेक्टर वर कोल्ड, और जो उनके वेक्टर थे उनको बोला जा रहा था BSC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और YCLC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये काफी साल तक चला था, ये जो है वो बहुत सालों तक चला था, 13-14 ईयर तक चला था। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड इन मई 2006, यानी यहाँ पर इसका जो क्रोमोसोम 1 था उसका सीक्वेंस जो है कंप्लीट हो गया था 2006 में। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, और ये सबसे लास्ट क्रोमोसोम था, मतलब नंबर तो पहला था बट उसको सबसे लास्ट में जो है वो किया गया कंप्लीट। 24 ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम और X एंड Y आपको पता ही है एलोसोम होते हैं। अनदर चैलेंज टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। नेक्स्ट हमारा 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। तो ये सब कुछ कैसे किया गया, उसके पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसकी वजह से यूज करके किया गया, और वहां पर देखा गया कि अलग अलग माइक्रो सैटेलाइट्स वगैरह जो सीक्वेंस होते हैं वो भी होते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिपीटेटिव डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मोस्ट एप्लीकेशन क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, मतलब बार बार उस टाइप का सीक्वेंस रिपीट हो जाता है। सेल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट में हम जो उसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट एक याद रख लेना, स्निप्स।
साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई 1.4 बिलियन लोकेशन, यानी ऐसे 1.4 बिलियन लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की थी साइंटिस्ट ने, जहाँ पे केवल सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस था, मतलब केवल एक ही बेस पेयर का डिफरेंस था, बाकी सेम चल रहा था। और एक ही बेस पेयर का डिफरेंस वाले को बोलते हैं स्निप, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिमॉर्फिज्म, इसको बोला जाता है स्निप, यानी केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें चेंज था, बाकी सारे सेम थे। एप्लीकेशन फ्यूचर से नहीं आया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में। डीएनए फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइड डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट में मेनली क्या इन्वॉल्व होता है कि जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उसमें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उसी को मेन चीज देखा जाता है। सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, और वो रिपीटेटिव डीएनए के ऊपर बेस होता है। बिकॉज इन दी सीक्वेंस ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइप, क्योंकि वहां पर जो है वो बार बार रिपीट होता है। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू एज द सैटेलाइट डीएनए। एक तो होता है बल्क डीएनए जो कि मेजर पीक बनाएगा, और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट से होते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब ये किस पे डिपेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, यानी वो बेस कंपोजिशन पे देखा जाता है कि 80 रिच है, मतलब 80 जो सीक्वेंस है वो ज्यादा आ रहा है, या फिर जीसी रिच है, मतलब जीसी सीक्वेंस जो बेस पेयर वाला वो ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड मेनी कैटेगरीज, माइक्रो मिनी सैटेलाइट वगैरह उससे बनती है। आगे लिखा हुआ है देखिए, द सीक्वेंस शो ए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इस टाइप से जब ये सीक्वेंस बनता है तो इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बनती है, और यही जो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन आपका बेस है। और इसे पैटर्निंग टेस्टिंग वगैरह भी की जा सकती है। नेक्स्ट लास्ट लिखा हुआ देखिए, ए पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकिंग। तो अभी बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए सीक्वेंस का वो बेस होता है जेनेटिक मेकिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम का, एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये दोनों का ही होता है, यानी मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस है वो बेस होता है। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन इन सिंपल टर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाना, एराइज ड्यू टू द म्यूटेशन, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर आगे देखिए, यहां पर एक और क्वेश्चन आया हुआ है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरे, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंट की जो टेक्निक्स थी वो डेवलप की गई कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, एलेक जेफरे के द्वारा। यूज्ड ए सैटेलाइट डीएनए, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज किया एज ए प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करी थी। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यानी उसको VNTR बोला गया। द टेक्निक यूज्ड एज अर्लियर इन्वॉल्व साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज ए प्रोब। यहाँ पर ये भी आपका आया हुआ 2013 में। ये चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखाया गया। अब यहाँ पर देखो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर इन्होंने ए लिया है, ये कोई चीज पकड़ी है इन्होंने, और यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस बनाया, तो उसका सीक्वेंस इस टाइप से आया डीएनए सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म में। अब इन्होंने दो जो है वो सस्पेक्ट पकड़े हैं, एक तो यहाँ पर इंडिविजुअल ए से लिया, एक बी से लिया। अब देखो इसका सीक्वेंस जो सी का और बी का बिल्कुल सेम है, मतलब ये जो डीएनए है वो बी वाले और सी वाला जो है वो सेम ही डीएनए, देखो यहाँ पर ये सेम आ रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस अगर देखो येलो येलो, फिर ब्लू ब्लू, फिर ब्लू ब्लू और रेड रेड, तो ये सीक्वेंस सेम आ रहा है। जबकि इसका जो ए वाले का सीक्वेंस है और सी वाले का सीक्वेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर पता लगाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, और यहाँ से जो है वो अब आप पे क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।